नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरोग्य सूत्र में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वुमेन्स में एक ऐसे डिसीज की जिसको बहुत अनदेखा किया जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स फिशर फिशुला की। तो बवासीर, जिसको पाइल्स के रूप में जाना जाता है, बवासीर जिसको कहा जाता है, ये और ऐसी समस्या है जो बहुत सारी लेडीज में देखने के लिए मिलती है परंतु अनदेखा की जाती है। वैसे ही फिशर, जिसको आयुर्वेद में परिकर्तिका कहा जाता है, ये भी ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमनली फीमेल्स में देखने के लिए मिल रही है। आज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ये समस्याएं होती हैं, परंतु ये गलत ट्रीटमेंट के कारण ये कभी कभी बहुत सालों तक चली जाती हैं, क्योंकि ये फैमिली से डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। बहुत सारी गांव में ऐसी स्त्रियां हैं जो इन बीमारियों को बहुत सालों तक दबा के रखती हैं और ये नहीं बताई जाती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन ली जाती हैं और उसके बाद ये बीमारियां कभी कभी बढ़ जाती है। तो आइए इसको समझते हैं आखिर ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिशर की, तो फिशर एक ऐसी बीमारी होती है जिसको आयुर्वेद में परिकर्तिका कहा जाता है। परिकर्तिका का मतलब ऐसा होता है कि गुदा भाग में, जो एनल रीजन होता है गुदा भाग में, वहां पे कैंची से काटने के समान पीड़ा होती है और पेन होता है। यहाँ पे परिकर्तिका में इतना पेन होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि वॉशरूम ना जाए, वो पेट सा वहाँ पे मोशंस के लिए बैठे ही नहीं, और कभी कभी बहुत जलन होती है। तो ऐसी समस्या जो होती है वो मैक्सिमम होती है कॉन्स्टिपेशन के कारण। फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन, ये जो समस्या है, ये आजकल बहुत देखने के लिए मिल रही है। डाइटरी चेंजेस जो हो रहे हैं, वो अलग अलग सामान जो हम लोग यूज करते हैं, मैदे का सामान, ब्रेड का जो ब्रेड इस्तेमाल होती है, या बासी खाना इस्तेमाल किया जाता है, या मोशंस को रोकना, ये जो समस्या होती है, जो नेचुरल अर्जेस रोके जाते हैं, इन सब के कारण जो होती है ये कॉन्स्टिपेशन समस्या हो जाती है। और जिसके कारण कभी कभी सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है फिशर का। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण ये होता है कि मोशंस जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, और मोशंस हार्ड होने के कारण ये जो सॉफ्ट रीजन, एनल रीजन होता है, वहाँ पे जो वेन्स होती हैं, वहाँ पे से वहाँ के जो एरिया होता है वो वहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं और वो फटने लगती है, क्योंकि पीछे से बहुत हार्ड मोशंस हो जाते हैं, जिसके कारण ये यहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग के साथ साथ वहाँ पर असहनीय पीड़ा और जलन होती है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो उसको समझिए कि ये लक्षण परिकर्तिका यानी फिशर बीमारी के हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा मोशंस के साथ रक्त टप टप करके बहता रहता है, और मोशंस के साथ लक की लकीर के साथ ब्लड गिरता है। टप टप ब्लड जो होता है ये कभी कभी ब्लीडिंग पाइल्स में देखने के लिए मिलता है। तो इसको लक्षण को आपको समझना चाहिए, और इसी में कभी कभी एक छोटा सा मस्सा डेवलप हो जाता है जिसको हम सेंटिनल टैग कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, जिसको आज एक बीमारी के रूप में नहीं लिया जाता है, परंतु जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन को आप समझें और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। जब हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो जो नॉर्मल हमारे जो मोशंस होते हैं, नॉर्मल मोशंस का मतलब जब सुबह हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले हमको सुबह उठ के बिना चाय पिए, बिना गर्म पानी पिए, सबसे पहले जब हम सुबह जाएं वॉशरूम में, बाथरूम में जाएं, तो सबसे पहले हमको स्टूल पास होने चाहिए, और बिना किसी समय के, यानी कि हार्डली 2 से 3 मिनट में ये स्टूल पास हो जाने चाहिए, बिना किसी ताकत लगाए और बिना किसी पेन के। तब हम इसको कहते हैं कि हमारा डेली नॉर्मल रूटीन है। परंतु अगर इसके कंपैरेटिवली अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा समय लगता है, 15 से 20 मिनट बैठना पड़ता है, या डेली पेट साफ नहीं होता है, या बिना कुछ लिए पेट साफ नहीं होता है, तो जी समझिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, और कॉन्स्टिपेशन के कारण ये समस्या आगे चल के आपको फिशर के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। फिशर का एक बहुत बड़ा कारण फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि देखा जाता है कि डिलीवरी के दौरान जब लेबर पेन्स होते हैं, गर्भिणी स्त्रियों में जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तो उस समय पर जब ताकत लगाई जाती है, तो जब लेबर पेन ना होने के समय पर जब ताकत लगाई जाती है, और फॉल्स ताकत लगाने के बाद गलत समय पर ताकत लगाने पर वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, और सेम तरीके से वहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ के रास्ते फट जाते हैं, और वहाँ पे ये फिशर की समस्या वहाँ से भी शुरू होती है। आज मैक्सिमम पेशेंट में हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर नॉर्मल के बाद, या कभी कभी सिजेरियन के बाद भी ये देखा जाता है कि लोगों को फिशर ये समस्या से स्टार्ट होता है, और फिशर से ही सेंटिनल टैग बन के ये बीमारी आगे बढ़ने लगती है।
अब अगर हम बात करते हैं पाइल्स की, तो पाइल्स यानी बवासीर जिसको कहा जाता है, इसमें जो हमारा एनल रीजन होता है वहां पर मस्से फॉर्म हो जाते हैं धीरे धीरे। ये मस्से जो होते हैं आयुर्वेद में जो यहाँ पे रास्ता जैसे बाहर बताया गया है, उसी तरह के कुछ मस्से कभी कभी अंदर भी होते हैं और कुछ मस्से बाहर दिखाई। कभी कभी स्त्रियों में ये पता नहीं चलता है कि मस्से अंदर है, और ऐसी समस्या होने के कारण उनको ये नहीं पता चलता है कि कोई समस्या है। तो अगर पेट ना साफ होना या दर्द होना या मोशंस के रास्ते से कभी कभी मोशन बैठने के बाद ब्लीडिंग होना, तो अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आपको इसको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाइल्स का स्वरूप जो होता है ये ब्लीडिंग पाइल्स का भी होता है, जिसको हम रक्तजर्श कहते हैं। और रक्तजर्श के कॉम्प्लिकेशन आगे चल के कभी कभी कैंसर में भी हो सकते हैं। तो ये समझना कि ये अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कैसे हो रही है, क्या कारण ब्लीडिंग का, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब अगर बात करें हम पाइल्स की, जैसे हम बात करें तो आयुर्वेद में जैसे हर चीज दोषों से रिलेट होती है, वैसे ही आयुर्वेद में अर्श के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सहज, इस तरीके के सन्निपातज, इस तरीके के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारे खाने पीने से। जैसे हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं वात पित्त कफ का, तो जैसा आहार विहार हम सेवन करते हैं उसी तरीके के ये अलग अलग तरीके के अर्श हमारे, यानी जो पाइल्स, जो मस्से होते हैं, ये हमारे शरीर में आते हैं। और ये जो बीमारी होती है अर्श, ये अरिवत प्राणान रुणति जिसको कहा जाता है, मतलब कि एक शत्रु की तरह प्राण को खींचने वाली बीमारी होती है, जिसमें पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है कि हमारे शरीर से अगर ताकत जा रही है या हमको कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि धीरे 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 कभी कभी ब्लड जाना, कभी कभी किसी पेशेंट में अगर रक्तज अर्श है तो बहुत ज्यादा ब्लड जाना, इस तरीके की समस्या होने के कारण पेशेंट बहुत अपने आप को वीक महसूस करता है और बहुत कमजोर हो जाता है। तो ये ब्लीडिंग की समस्या जो होती है ये पित्तज अर्श में भी होती है, क्योंकि पित्तज अर्श में बहुत ज्यादा, जब जैसे मैंने बताया तीखा मसालेदार ऐसा खाना खाने के कारण क्या होता है, जो मोशंस के रास्ते होते हैं वहां पे जो पाइल्स डेवलप होता है उसमें जलन होती है और बहुत ही वहां पर ब्लीडिंग की समस्या कभी कभी हो जाती है। और जो वातज अर्श होते हैं इसमें पेन, अगर पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम इसको वातज अर्श के रूप में मानते हैं। और वहां का जो मस्सा होता है बहुत ही सूखापन लिए होता है, बहुत सूखा हुआ होता है। वैसे ही अगर कफज अर्श की बात करें तो वहां पर खुजली ये मेन सिम्टम मिलता है कि पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। पेशेंट कंप्लेंट करता है मुझे किसी तरीके का पेन नहीं है, लेकिन खुजली ये समस्या पेशेंट को बनी रहती है। इस प्रकार से दोषों के अनुरूप हमारी चिकित्सा रहती है और दोषों को देखते हुए हम पेशेंट की चिकित्सा करते हैं अलग अलग तरीके से। आयुर्वेद में पाइल्स के लिए भी सर्जरी बताई गई, शस्त्रक्रम बताया गया है। साथ ही साथ हम लोग इसमें शार कर्म करते हैं जिसको शारसूत्र चिकित्सा कहा जाता है, और इसमें अग्निकर्म चिकित्सा और औषधि चिकित्सा की जाती है। जब कोई भी व्याधि अगर स्टार्टिंग स्टेज में आती है तो हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से उसको औषधियों से ट्रीट कर सकते हैं, परंतु एक बार अगर मस्से बहुत बड़े हो जाते हैं और ये समस्याएं बहुत आगे चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग शारसूत्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आयुर्वेद में सर्जिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। आगे अगर हम बात करते हैं भगंदर व्याधि की, तो भगंदर व्याधि को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी अगर एनल रीजन के पास अगर गुद प्रदेश के बाद अगर छोटे से छोटा फोड़ा या फुंसी इस तरीके की अगर समस्या होती है और वो फोड़ा या फुंसी बार बार फूटता है और उसमें से पस आता रहता है या पानी आता रहता है और उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है, परंतु 1 महीने के बाद वो फिर से हो जाता है या 15 दिन के बाद फिर से हो जाता है और ये चीज परसिस्ट करी है, ये लगातार बनी हुई है, तो ये आपको ध्यान देने की बात है कि आप इसको भगंदर समझें कि ये कहीं ना कहीं ये भगंदर का रूप तो नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर को आपको दिखाना बहुत जरूरी है, आपको ये जांच कराना बहुत जरूरी है क्या ये भगंदर है, क्योंकि भगंदर को अगर अनदेखा किया गया तो ये अंदर ही अंदर बहुत सारे ट्रैक बना लेता है और इसमें फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि हम शारसूत्र करते हैं पेशेंट्स में। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको सिर्फ एक साधारण एक फोड़ा या फुंसू सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए। तो आज हमने जो ये बात की है ये इसलिए बात की है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हैं और परेशानी कुछ और होती है, ट्रीटमेंट किसी और की चल रही होती है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही हमको इन सब चीजों की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो पेशेंट्स में बहुत ज्यादा फीमेल पेशेंट्स में देखने के लिए मिल रही है, परंतु इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और जिसके कारण उनकी हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है।
अगर इसके कारणों को जाने तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया है, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली जैसा भी जो आहार होता है, अगर बहुत ज्यादा उस तरीके पर्टिकुलर दोष से युक्त अगर आहार लिया जाता है तो ये समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का कारण होना। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण में मैंने आपको बताया है कि आपको अंकुरित धान्य ये इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और जो मोशंस और या यूरिन का जो नेचुरल अर्जेस होते हैं उसको रोकना कभी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले इनको रोकने के कारण भी होता है, बहुत ज्यादा देर तक एक स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। मोशंस के लिए अगर मोशंस नहीं होते तो आपको बहुत देर तक बाथरूम में मोशंस में जाके बैठ के ताकत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नीचे जो वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है और वही आगे जाके मस्सों का रूप फॉर्म कर लेती है। तो बहुत ज्यादा मोशंस में ताकत और जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आपको दिन में सोना ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान देना चाहिए कि खाने पीने में बहुत सूखा पदार्थ ना खाएं। वुमेन्स में देखा जा रहा है कि हम लोग स्त्रियों में देख रहे हैं कि ये घी का प्रमाण बहुत कम पेशेंट्स लेते हैं। तो घी का इंटेक अपने खाने में रखिए। गाय का जो घी होता है वो खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा और बॉडी में स्निग्धता बनी रहेगी, जिसके कारण जो मोशंस है वो आसानी से होंगे। तो आपको ऐसी कुछ चीजों का आपके डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन ये समस्या नहीं रहे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो काला मुनक्का जो होता है आयुर्वेद में, माइल्ड लेक्सेटिव के रूप में पेट साफ करने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। 20 से 25 काले मुनक्के आप रोज भिगा दीजिए और उसको चबा चबा के खाइए। उसी तरह से अंजीर कैन बी यूजफुल। अंजीर आप ड्राई फ्रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप बात करें सूरन, ये बहुत अच्छी सब्जी होती है जिसको बिना मसाले के अगर हम इस्तेमाल करें तो पाइल्स में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। और इसी के साथ मट्ठा जो होता है, ये मट्ठा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आयुर्वेद में कहा जाता है अग्नि जो होती है वो अच्छी होती है। अब अग्नि क्या होती है इसको हम समझते हैं। अग्नि आयुर्वेद में जाठराग्नि जिसको बोला जाता है, जो हमको भूख लगती है, तो ये अग्नि की जो होती है हमारी, ये ठीक होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अर्श जो बीमारी बताई गई है, अर्श, अतिसार और ग्रहणी, आयुर्वेद में ये तीनों बीमारियां ऐसी बताई गई हैं जिसका आपस में कोरिलेशन होता है। तो अर्श जैसे मैंने बताया आपको पाइल्स, ग्रहणी यानी आईबीएस जिसको एलोपैथिक के रूप में हम कह सकते हैं, जिसमें कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को कभी लूज मोशन होना, कभी हार्ड मोशन होना, कभी ना कभी हमेशा लगे रहना कि मुझे मोशंस आए हैं लेकिन उस तरीके से पेट साफ ना होना, कभी कभी चिपचिपा सा पदार्थ मोशंस के द्वारा निकलना, इस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। और अतिसार यानी लूज मोशंस, कभी कभी पेशेंट्स में बहुत ज्यादा लूज मोशंस होने के बाद ये बीमारियां आगे पीछे कोरिलेट की जाती है। किसी एक व्याधि से दूसरी व्याधि भी हो सकती है। किसी पेशेंट में हिस्ट्री मिलती है कि बहुत पहले अतिसार यानी बहुत पहले लूज मोशंस हुआ था, उसके बाद पाइल्स जैसी समस्या हो गई है, या पाइल्स के बाद कभी कभी आईबीएस की समस्या हो गई है, ग्रहणी की समस्या हो गई है। तो ये तीनों जो हमारे व्याधियां बताई गई हैं, इसका मेन कारण होता है अग्निमांद, यानी कि हमारी भूख प्रॉपर ना लगना। तो हमारी भूख प्रॉपर लगना ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप अपने जो भी है अपने डाइट प्लान को समझें अपने डॉक्टर से जाके, और किसी भी तरह से रात का खाना कोशिश करिए जल्दी खाने के लिए, और खाने में ऐसी चीजें ना इनटेक करें जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो। तो आपको भूख लगने के लिए जो भी है, क्योंकि अगर आप एक टाइम अगर खाना स्किप करते हैं, अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि इंडाइजेशन है या मुझे भूख नहीं लग रही है, तो आप रात का खाना कोशिश करके स्किप करिए और देखिए आपकी सुबह अपने आप आपको नॉर्मल भूख लगेगी और आपको अच्छा फील होगा। इंडाइजेशन जैसी समस्याएं से भी आप दूर हो जाएंगी। तो कोशिश करके आप, अगर ऐसा कभी भी आपको लगता है कि अगर मुझे पेट साफ नहीं हो रहा है या इंडाइजेशन जैसी समस्या लग रही है और भूख नहीं लग रही है, तो ऐसे में आप बिना किसी चीज के आप रात का खाना स्किप कर सकती हैं और सुबह में आपको नेचुरल भूख लग सकती है। तो आज दोस्तों हमने चर्चा की ये ऐसी व्याधि की जो स्त्रियों में निग्लेक्ट की जाती है और जिसको डॉक्टर के पास जाना ठीक नहीं समझा जाता है। तो समस्या आपके जो भी है आप उसको समझिए, अपने लक्षणों को समझिए, और जो मैंने अलग अलग तरीके की आपको बीमारी बताई है उसको समझ के आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि कहीं इनमें से किसी लक्षणों से तो आप पीड़ित नहीं है, और अगर हैं तो अपने डॉक्टर से, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से जरूर संपर्क करें और ट्रीटमेंट कराएं। तो नेक्स्ट व्याधि के साथ या नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।